स्वागत है सभी का। मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ने जा रहे हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम ये समझ लें कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें पढ़ने के लिए या फिर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बात बस इतनी है कि पृथ्वी पर मौजूद किसी स्थान की सही स्थिति को बताने के लिए हमें रेफरेंस लाइन की आवश्यकता पड़ती है। यही रेफरेंस लाइनें क्या हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। कैसे कैसे इन लाइंस या रेखाओं का कॉन्सेप्ट बना है हम आगे देखेंगे। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम देखते हैं कि ग्लोब क्या है। आप सबों ने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब दरअसल क्या है? पृथ्वी का छोटा रूप है। ग्लोब पृथ्वी का छोटा रूप है, साथ ही ये इसके वास्तविक प्रतिरूप को भी प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्लोब पे मौजूद हर स्थान की स्थिति एग्जैक्ट वैसी ही है जैसी पृथ्वी पर मौजूद है। तो ग्लोब से आप समझ गए होंगे कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा रूप है और साथ ही यह इसका वास्तविक प्रतिरूप भी है। अब ग्लोब पे आपने देखा होगा, ये जो ग्लोब का ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं, इस पॉइंट को नॉर्थ पोल कहते हैं, और इधर नीचे वाले भाग को, इस पॉइंट को साउथ पोल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि हम इस वाले को ही नॉर्थ क्यों कहते हैं? इस वाले को साउथ भी कह सकते थे, इस वाले को ही नॉर्थ कह सकते थे, तो क्यों हम इसे ही नॉर्थ और इसे ही साउथ कहते हैं? तो पृथ्वी के या ग्लोब के जो ध्रुव का निर्धारण है वो पुराने समय में ध्रुव तारा के को रेफरेंस मानकर किया गया। ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर की दिशा में रहता है। ये हमारा हुआ पोल स्टार ध्रुव तारा, और उत्तर की दिशा होने के कारण ही इस पोल को उत्तर पोल, उत्तरी ध्रुव, और इस पोल को साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव कहा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यही मैं बताया कि उस वक्त संदर्भ बिंदु, ध्रुव तारे को एक संदर्भ बिंदु की तरह उपयोग में लाया गया और इसी के आधार पर ऊपर वाले पॉइंट को नॉर्थ पोल और नीचे वाले पॉइंट को साउथ पोल रखा गया। विषुवत वृत्त क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। दरअसल विषुवत वृत्त भी जो है ना, एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। इसे विषुवत इसे विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर एक और नाम है इसका, भूमध्य रेखा। मध्य रेखा। अब कुछ समझने वाली बात समझिएगा। विषुवत वृत्त या इक्वेटर जो है पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले पार्ट को यानी कि उत्तर की ओर वाले भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये हमारा हो गया साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, विषुवत वृत्त पृथ्वी पर खींची हुई वह काल्पनिक वृत्त है या रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को यानी कि उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा रहा दक्षिणी गोलार्ध, ग्लोब के दो बराबर भाग में बांटने वाली काल्पनिक रेखा।
और एक जानने वाली बात यह है कि जो विषुवत वृत्त को जो हम खींचते हैं ना, वो पश्चिम से पूरब की ओर खींचते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अक्षांश समझते हैं। अक्षांश क्या है? अक्षांश, और यहाँ पे दो बातें हैं, एक होती है अक्षांश और एक होती है अक्षांश रेखाएं। रेखाएं, अक्षांश दरअसल एक बिंदु है और इन्हीं बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो गई अक्षांश रेखाएं। यह एक रेखा है। अब ये अक्षांश है क्या, समझते हैं। ये हुई हमारी प्यारी धरती। एक मिनट अच्छे से, ठीक। और इसके इसे बीचों बीच बांटने वाली रेखा है विषुवत वृत्त। अब जब हम विषुवत यानी कि इक्वेटर को आधार मानते हैं और पृथ्वी के केंद्र से इक्वेटर को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से जो पृथ्वी की सतह पर कोणीय दूरी बनती है, ये है कोणीय दूरी। ये मान लीजिए थीटा है, ये मान लीजिए बीटा, कोई सा भी एंगल है। ये कोणीय दूरी जो है इन्हें, और यहाँ पे जो ये पॉइंट बन रहा है, इस कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से मापा गया कोणीय दूरी ही हमारा अक्षांश है। और पृथ्वी पर ऐसे ऐसे बहुत सारे अक्षांश मौजूद होंगे जो कि एक ही एंगल पे होंगे, बहुत सारे अक्षांश होंगे, और इन्हीं अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये कई सारे हैं जो कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अब यहाँ कुछ जानने लायक बात यह है कि इस अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी हो, ये जो बीच का क्षेत्रफल है आप जो देख रहे हैं, अक्षांश रेखा के बीच का जो क्षेत्रफल है, इन्हें कहते हैं कटिबद्ध अर्थात जोन। और प्रति 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी जो है 111 किलोमीटर के बराबर होती है, जो कि लगभग में है, कहीं पे कम और कहीं पे थोड़ा कम वेश होता रहता है। तो अक्षांश रेखा क्या है? पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापा गया कोणीय दूरी, कोणीय दूरी ही अक्षांश रेखा है। समान अक्षांशों को मिलाने वाली, सॉरी अक्षांश है, और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो है विषुवत वृत्त के समानांतर खींची जाती है। और आप ज्यों ज्यों ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, ज्यों ज्यों आप ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, देखिएगा कि ये अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। ध्रुव की ओर बढ़ने पे अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। ठीक? अब देखिए, यहाँ इस पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसकी जो लंबाई है इससे ज़्यादा, फिर इससे कम इसकी लंबाई, इससे कम इसकी लंबाई। आप ज्यों ज्यों ध्रुव की तरफ जाएंगे इनकी लंबाई घटती जाएगी। और ये मैं बताया ये भी कि प्रति डिग्री अक्षांशीय दूरी कितने के बराबर होती है? 111 किलोमीटर। मैं ये जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ में है, जो लिंक दे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से इसे पीडीएफ को लोड भी कर सकते हैं। ठीक। और उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले अक्षांश को कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले अक्षांश को कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश कहने का मीनिंग है, ऐसे ही नहीं इसे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये जो हमारा विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है ये। यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री,
अब उत्तरी के लिए क्या यूज होता है वर्ड? उत्तरी के लिए नॉर्थ या फिर उत्तर, हिंदी में उत्तर लिखते हैं, और दक्षिणी अक्षांश के लिए साउथ या फिर हिंदी में ये द लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं इसे समझ, दो एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैंने लिया है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी है आपके लिए। देखिए, महाराष्ट्र में चंद्रपुर जगह और दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटो, ये दो ऐसी जगहें हैं जो 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। अब ये पृथ्वी है हमारी, ये विषुवत वृत्त, 0 डिग्री, ये 20 डिग्री, और ये भी 20 डिग्री मानिए। मान के चलते हैं कि जो चंद्रपुर है वो यहाँ स्थित है, और बेलो होरिजेंटो जो है यह यहाँ स्थित है। तो दोनों के लिए 20 डिग्री सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा। अब चंद्रपुर के लिए हमें लिखना पड़ेगा 20 डिग्री नॉर्थ, और बेलो होरिजेंटो के लिए लिखना पड़ेगा 20 डिग्री साउथ। तो ये जो नोटेशन है नॉर्थ और साउथ का, ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि हमें नोटेशन तो देना ही पड़ेगा, नॉर्थ में है या साउथ में है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि, अच्छा मैं अभी आगे बताऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें भी देखते हैं। ये देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। ये विषुवत वृत्त तो हमारा है ही 0 डिग्री, इसके साथ कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। इसके बाद है हमारा आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल कहते हैं, उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में है, और हमारा अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो टोटल कितने महत्वपूर्ण हो गए आपको अक्षांश रेखाएं? एक, ये दोनों, दो, तीन, चार, पाँच, और कुछ है नहीं, पांच महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। अब मैं जो बताने जा रहा था आपको, एक बताने जा रहा था इंटरेस्टिंग बात। दक्षिण अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जिससे होकर तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है, और मकर रेखा भी गुजरती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से तीन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, जो हैं, पहला क्या है हमारा? पहला है कर्क, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और तीसरा है हमारा विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, इक्वेटर। तो अक्षांश हमारा हो गया समाप्त यहाँ तक। आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देशांतर को समझने का प्रयास करते हैं। देशांतर को समझने से पहले कुछ अक्षांश से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देखते हैं। जैसा कि मैं बताया था आपको कि पृथ्वी पे मौजूद दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है, मतलब दो अक्षांश के बीच का जो ये क्षेत्र है, इसे कहते हैं कटिबद्ध, कटिबद्ध या जोन। टोटल जो है पृथ्वी पे 1+2+2, यानी कि प्रमुख रूप से 5 कटिबद्ध है। यहाँ देख सकते हैं आप, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हमारा उष्ण कटिबद्ध, कर्क रेखा
और आर्कटिक वृत्त के बीच हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, आर्कटिक वृत्त और पोल के बीच हमारा उत्तरी शीत कटिबंध। उसी तरीके से मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त यानी कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच हमारा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और अंटार्कटिक वृत्त और पोल के बीच में है हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध। टोटल 5 कटिबंध हैं जो कि इस प्रकार हैं। उष्ण कटिबंध टोरॉइड, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंध 2 तरीके के हैं, मतलब 2 प्रकार हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र है, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र है। शीत कटिबंध को देखते हैं तो शीत कटिबंध भी 2 हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, और दक्षिणी है अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। अक्षांश हमारा हो चुका है समाप्त। हम आगे देखते हैं देशांतर। सबसे पहले समझते हैं देशांतर की आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ी, जब अक्षांश रेखा से ही हमें जानकारी मिल रही थी कि कौन सा देश, कौन सा महाद्वीप, पृथ्वी पर मौजूद कौन सा स्थान कहाँ है, तो फिर देशांतर की क्या आवश्यकता पड़ी। कुछ कुछ ऐसे, अब देखिए यहाँ पे मानिए ये कोई भी सा देशांतर है, सॉरी अक्षांश है, कर्क रेखा ही समझिए इसे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब इस पे मौजूद 2 स्थान, एक ए एक बी। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए ए कहाँ स्थित है तो आप क्या बोलोगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बी कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिणी स्थान। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ए की एग्जैक्ट स्थिति कहाँ है और बी की एग्जैक्ट स्थिति कहाँ है। कहने का मतलब उनके बीच क्या दूरी है ये पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमें देशांतर रेखा की आवश्यकता पड़ी। एनसीईआरटी का यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि हमारा प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, ये दोनों ही 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। अब इनके बीच क्या दूरी है ये पता नहीं है, तो अब इनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें क्या पता लगाना होगा, इनकी बीच की दूरी को पता लगाना होगा। इसके लिए उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे ही देशांतर रेखा या फिर आप बोल सकते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक, तो उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक संदर्भ रेखाएं है, तो ये रेफरेंस लाइन ही ना, संदर्भ रेखाएं को कहते हैं देशांतरीय याम्योत्तर, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो देशांतर रेखा की लंबाई है वो समान होती है, लगभग लगभग सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे अक्षांश रेखा और देशांतर के केस में? अक्षांश रेखा के केस में क्या देख पा रहे हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के केस में देखिएगा, कंपैरिजन करके बताना ज़्यादा इजी होता है और ये थोड़ा याद रखने में भी आसान होता है। यहाँ पे क्या था? पैरेलल, समांतर, जबकि यहाँ पे समांतर नहीं है। यहाँ पे क्या है? ध्रुवों की ओर बढ़ने पे जो अक्षांश रेखा की लंबाई है वो घटती है, और यहाँ पे समान लंबाई की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच, जिन्हें जानना जरूरी था हमारे लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए उतना ही आवश्यक है। अब समझते हैं। पहले हमने देखा विषुवत रेखा, ये तो हमें दिख ही रहा था कि विषुवत रेखा जो है ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो इसके लिए हमें
कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पृथ्वी को एकदम बीचों बीच एक लाइन खींची तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश। और अक्षांश से रिलेटेड भी देखिएगा, अक्षांश जो है पोल तक बढ़ते 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 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाएगी ये। और इधर भी 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री नॉर्थ हो गया पोल का और 90 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध का। तो हम क्या बता रहे थे, मैं बता रहा था कि विषुवत रेखा हमारा प्रमुख अक्षांश रेखा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसे चुनना इतना भी मुश्किल न रहा होगा क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजर रही है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि हमारा प्रमुख देशांतर रेखा कौन सा होगा, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं में देखें तो विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखाएं हैं, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश माना गया। तो प्रमुख देशांतर रेखा को मानने के क्रम में हम देखें तो हम पाते हैं कि जो इंग्लैंड में हमारा ग्रीनविच एक जगह है, वहाँ से होकर गुजरने वाली जो देशांतर याम्योत्तर रेखा है उसे ही प्रमुख देशांतर याम्योत्तर माना गया। और ऐसा मानने के पीछे कारण भी था क्योंकि उस वक्त जो थे ब्रिटिश, वो काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। क्या बोलते हैं उसे, तब देश के विभिन्न हिस्सों में उनका उपनिवेश था, उनका दबदबा था। इसी कारण से उन्होंने अपने कंट्री से होकर गुजरने वाली याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर माना या मनवाया, आप ऐसे भी कह सकते हैं, मनवाया। तो प्रमुख याम्योत्तर अर्थात 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनिच ब्रिटेन से होकर गुजरती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे क्या है, यहीं पे ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला स्थित है। और इसी 0 डिग्री प्रधान देशांतर को आधार मानकर जो विभिन्न देशों का जो डेट और टाइम है इसे निर्धारित किया जाता है। इसे कैसे निर्धारित करते हैं इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। तो लगभग लगभग हमारा अब देशांतर भी समाप्त होने वाला है। ये देखिए, ये हम देशांतर, प्रमुख देशांतर प्राइम मेरिडियन, ये ग्रीनिच है और यहाँ से विभिन्न देशों की स्थिति को दिखाया गया है, कितनी डिग्री ईस्ट और कितनी डिग्री साउथ, सॉरी वेस्ट पे स्थित है। ईस्ट और साउथ कहने का क्या मतलब, जैसे कि हमने देखा कि अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। ऊपर वाले को कहा हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। उसी तरीके से अब जो ये 0 डिग्री देशांतर है ये भी पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट रही है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व वाले भाग को कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और पश्चिम वाले भाग को कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यही है हमारा, ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ये देखिए, ये हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। रोचक बात क्या है, जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री हुआ हमारा, और इससे पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो फिर इसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। 0 डिग्री, कुछ दूर पे 90 डिग्री,
और इसके ठीक अपोजिट है 180 डिग्री। तो जानने वाली बात ये है कि जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर रेखा है ना, वो एक ही देशांतरीय रेखा से होकर गुजरती है। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी ना आ रही होगी, और हमारा देशांतर रेखा भी समाप्त हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, ग्रिड्स प्रणाली, वो भी देख ही लेते हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। ग्रिड प्रणाली देखते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को जब आप देखेंगे या फिर एक इनका रफ स्केच बनाएंगे, तो आपको एक जालीनुमा संरचना देखने को मिलेगी। ये जो जालीनुमा संरचना है, इसे ही ग्रिड प्रणाली या ग्रिड सिस्टम कहा गया। और दो अक्षांश और दो देशांतर के बीच के इस एरिए को कहा गया ग्रिड। यही यहाँ पे है ग्रिड। पूर्व पर अक्षांश रेखा और देशांतरीय याम्योत्तर को मिलकर ग्रिड प्रणाली को बनाती है। ठीक, दो अक्षांशों तथा दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। ये हमारा अक्षांश हो गया, ये हो गया देशांतर, यही है हमारा ग्रिड। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक था देशांतर और अक्षांश और रेखा और देशांतर रेखा का, ये समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।